देखो, कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा, कहा कि कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा है ना, हाफ ईयरली एग्जाम, अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको भूगोल का अध्याय 1 और अध्याय 2 आ रहा है। भूगोल का मतलब जहां पर जो होता है समकालीन भारत वाली किताब, कौन सी किताब? समकालीन भारत वाली किताब का आपको अध्याय का अध्याय 2 मतलब भारत, आकार और स्थिति और भारत का भौतिक स्वरूप वाला पाठ आएगा। क्लियर? ये 2 पाठ। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में आपको क्या क्या आने वाला है? अर्थशास्त्र में यहां पर आपको पालमपुर गांव की कहानी अध्याय 1 आएगा और अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग यहां पर आपको पूछा जाएगा। इसके बाद आपका अगला यहां पर क्या? राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र मतलब यहां पर जो होता है लोकतांत्रिक राजनीति, इसका आपको अध्याय 2 और अध्याय 3 आएगा। अध्याय 2 इसका क्या है आपका? संविधान निर्माण, और अध्याय 3 आपको चुनावी राजनीति। और उसके बाद फिर आपका इतिहास, इतिहास से आपको क्या आएगा? इतिहास वाले से 5 से आपका अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति और अध्याय 2 मतलब यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति आएगी। क्लियर? इतना आपको पढ़ना है, गाइड वगैरह से आप रीडिंग कर लो, है ना, और पेपर में अच्छे से लिख करके आना। जितना बड़ा लिख करके आओगे उतना आपको क्या होगा, यहाँ पर बेनिफिट होगा। आपको पेपर में ज्यादा से ज्यादा लिख करके आना है, समझ में आ रहा है? 30 से 40 पेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने कितनी पढ़ाई करे वो मायने नहीं रखती, बल्कि मायने ये रखता है कि आप पेपर में कितना लिख करके आते हो। पेपर में बिल्कुल अच्छे से लिख करके आना है। सबसे पहले आपका अच्छा एक पेज का क्वेश्चन है ना, कुछ मत करो, याद करके नहीं हो पा रहा है ना, रट्टा मत लगाओ, मत करो याद। सिर्फ अब समय नहीं बचा ना आप लोग के पास, समय बचा क्या? नहीं बचा, पढ़ने का बहुत सारा है ना। क्वेश्चन लो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, फिर से एक बार पढ़ो, फिर से एक बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ो? 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन को छोड़ दो। क्लियर? 3 बार पढ़ोगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना याद नहीं रहा, कम से कम इतना तो याद रहेगा। पेपर में मन से लिख के जाएंगे अपन उसको, मन से मतलब बिल्कुल उसी से मिलते जुलते अपन लिख करके आ सकते। कोशिश तो ये करो कि पूरा सटीक याद करना है, लेकिन जब याद समय नहीं बचा तो मजबूरी में उसको रीड ही कर लो। आज समझ में पॉइंट पूरा अच्छे से याद कर लो, अंदर की डिटेल को अच्छे से बिल्कुल करके जाओ। मन से करने मतलब ये नहीं कुछ भी उठपटांग लिख के आ गए, सही लिख के आना है, बस अपने शब्दों में लिख करके आना है। क्लियर? अपने शब्दों में लिख करके आना है। शब्द सीमा का विशेष ध्यान देना है। सामाजिक विज्ञान में एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है। सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करना है जो तुमने बिल्कुल याद करके गए। जब पूरे याद करके गए वाले क्वेश्चन तुम्हारे लिख करके हो जाएंगे, उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चन जिनको तुम मन से लिख सकते हो उन क्वेश्चन को करके आना है। फिर सबसे आखिरी में ऐसे क्वेश्चन जो तुमसे बिल्कुल नहीं बन रहा है उनको लिख करके आना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, पेपर में बिल्कुल अच्छे से लिख करके आना है, सही तरीके से तैयारी देना है। और आज तुम्हारे पास आज तुम्हारे पास शाम से लेकर रात तक का पूरा समय पड़ा है, कल सुबह से लेकर के पूरा समय पड़ा तुम लोग के पास। इतने समय में पूरी तैयारी कर डालो। क्लियर? पूरी तैयारी कर डालो, पूरा पढ़ डालो, एक तरफ से पूरे A to Z तैयारी कर डालो। सामाजिक ज्ञान बहुत सरल विषय, एक दिन पढ़ के भी इंसान आराम से 100 में 100 नंबर लेकर के आ सकता है। बस पेपर में सही लिखने को होना और सही तरीके से पढ़ने को होना। पढ़ना शुरू करो, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते आओ, 2 बार पढ़ते आओ, याद करते आओ, पॉइंट याद करते जाओ, पूरा याद कर लो, पूरा कंटेक्स्ट कर लो, पूरे फोकस के साथ तैयारी कर लो। कसर बिल्कुल मत छोड़ो, पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दो। पूरे 8 घंटे 10 घंटे जितनी रात है पूरी मेहनत कर डालो, पूरा एड़ी चोटी का बल लगा डालो, पूरा खत्म कर डालो। एक तरफ से क्या कर डालो? पूरा खत्म कर डालो। मैंने अभी जब से तुम जब पेपर दे रहे तब से मैंने वीडियो बना चुका हूँ, कम से कम मैंने 3 से 4 घंटे क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। भारती सर 9th वाले चैनल पर अध्याय 1 मैंने पूरा समझा करके डाल चुका हूँ। उसको भी मोबाइल सामने रख लो और सामने किताब रख लो, किताब से पढ़ते जाओ, जो समझ में ना आए उसको सुनते भी जाओ, पढ़ते भी जाओ, है ना, इस टाइप से करते जाओ। या फिर मेन पढ़ाई करो, उसमें तुम लोग को क्या यहाँ पर बेनिफिट है। अच्छे से पढ़ो, पेपर में अच्छे से लिख करके आना है, पूरा दम लगा के लिखना है। समझ में आ रहा है ना? जितना भी तुम्हारा पेपर लिखने में कसर मत छोड़ना। मायने ये नहीं रखता तुमने कितनी पढ़ाई करे हो, मायने ये रखता तुम पेपर में क्या लिख करके आए हो। मान चलो कि मैं कापी चेक करने वाला हूँ, मैं ये देखूंगा तुमने सामने क्या लिख करके आया है। कई लोग को देखा पूरी गाइड याद कर लेते लेकिन पेपर में ढंग से लिख करके नहीं आ पाते, 3 घंटे का सदुपयोग नहीं कर पाते और पेपर में नंबर कम लेते। भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं, भले पढ़ाई नहीं करे, पेपर के एक दिन पहले पढ़ लिए एक दिन पहले खड़ाक से मेहनत कर लिए और पेपर के 3 घंटे में अच्छे से पेपर दे करके आ गए, पूरा प्रेजेंट माइंड का इस्तेमाल कर लिए, पेपर में वो लोग टॉप कर जाते हैं। इसलिए 3 घंटे मिले, 3 घंटे 1 सेकेंड ही बर्बाद मत करना। सबसे पहले उसको लिखना, लिखने के बाद फिर मिलाना, फिर चेक करना कहीं हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिए, पूरे क्वेश्चन अच्छे से डालना। अथवा है तो अथवा करके लिखना, अथवा नहीं है तो अथवा करके मत लिखना। पेपर में लिखने का तरीका सही होना चाहिए आप लोग का। पेपर है ना, आ रहा ना, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, फिर विकल्प का उत्तर, इसका उत्तर, उसका उत्तर, पूरे 5 के 5 विकल्प, है ना। जो बन रहा है पहले उनको करना, फिर लास्ट में जो नहीं बन रहा है उनको करना, लेकिन छोड़ के एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आना है। क्लियर? पूरा सही तरीके से तैयारी करना है।
सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को पढ़ डालो, पूरी गाइड है ना, मैं बता रहा हूं इतने से पार्ट है तुम्हारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट आ रहे हैं ना। अगर रीडिंग करोगे, जैसे अखबार पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, उस टाइप से रीडिंग करोगे ना तो 4 घंटे में तुम्हारे 8 पार्ट पढ़ करके हो जाएंगे। क्लियर है ना? 24 घंटे में अखंड रामायण पढ़ के पढ़ना, बस खाली रीडिंग बस करना है, सिर्फ करना है तुम लोग को, रीडिंग बस करना है। आ रहा ना समझ में? पूरे रीड कर लो एक तरफ से, जो पढ़ना शुरू करो तो पढ़ के पूरा खत्म कर दो। एक क्वेश्चन 2 बार याद कर लो, और जो लग रहा है इंपॉर्टेंट उनको याद कर लो। अब इंपॉर्टेंट तुम कहां से निकालोगे? तुम्हारी किताब तो इस साल से चेंज हुई है, अपन को ये भी नहीं पता कि इंपॉर्टेंट कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, इसलिए पूरा रीड कर लो एक तरफ से, कहानी टाइप पढ़ लो पूरा। क्या पढ़ लो? पूरा एक तरफ से कहानी टाइप पढ़ लो। एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो। अभी आज रात भर में एक बार पूरा पढ़ लो, पढ़ लिए, पॉइंट पूरा याद कर लो, आज पूरा याद कर लो, कर ली रात भर में पूरा याद, फिर सुबह उठो, फिर सुबह फिर से पूरा एक बार फिर पढ़ लो। अभी रात में 2 बार पढ़ लो, अभी रात में कितने बार पढ़ लो? 2 बार पढ़ लो, और सुबह कितने बार पढ़ लो? 1 बार पढ़ लो, एक बार फिर से पढ़ लिए, है ना। विकल्प वगैरह फिर पढ़ के देख लो, पेपर के 1 घंटे पहले, पेपर के 2 घंटे पहले विकल्प पढ़ के देख लो, और फिर पेपर देने के लिए जाओ, पेपर पूरी एनर्जी के साथ लिखो, क्योंकि तुमने कितनी पढ़ाई कर रहे हो, तुमने साल भर से कितनी मेहनत कर रहे हो, वो बताने के लिए मात्र 3 घंटे मिलते हैं। इसलिए 3 घंटे का 1 सेकंड भी बर्बाद मत करो, इधर उधर बताने के चक्कर में, पूछने के चक्कर में समय खराब मत कर लेना। 3 घंटे के 1 सेकंड का बिल्कुल उपयोग करना, सही तरीके से उपयोग करना, सदुपयोग करना। क्लियर? आ रहा है समझ में? सबसे पहले क्या करना है? जो बन रहा है खटाखट उसको कर लिए, उसके बाद फिर जो मन से लिख सकते हो उसको करना, फिर जो बिल्कुल नहीं बन रहा है फिर उसके लिए फिर देख दाख के करना। कई लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, भैया याद तो खूब सारा करेगा है, और शुरू में नकल के चक्कर में समय खराब कर लेते हैं, और लास्ट में टाइम कम पड़ जाता है, और फिर पेपर छोड़ के आते, फिर रोते रहते आ रहे तो हमने याद करके गए थे, हमको लिखने के लिए टाइम ही नहीं मिला है। इसलिए टाइम पर्याप्त होता है 3 घंटे का समय, लेकिन पहले जो बन रहा है पहले उनको खटाखट करो। 3 घंटे के लिए ना कोई दोस्ती ना कोई भाईबंदी, 3 घंटे के लिए बिल्कुल स्वार्थी बन जाओ, अपना खुद का पेपर करो, है ना। अपना पेपर करो, पूरे फोकस के साथ पेपर करो। क्लियर? मैं तुम लोग को यहाँ पर देखो, राजनीति शास्त्र का तुमको अध्याय 2 और अध्याय 3 पढ़ा दे रहा हूँ अभी, है ना। अध्याय 2 तुम्हारा क्या है? तुम्हारा संविधान निर्माण। संविधान निर्माण निकालो वाला पाठ, संविधान निर्माण। सब लोग गाइड में निकालेंगे या परीक्षा दिन में निकालेंगे, जिसके पास गाइड है गाइड, जिसका परीक्षा दिन 132 पृष्ठ, 132। देखो आपको एक क्वेश्चन है, संविधान क्या है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न का दूसरा, संविधान क्या है? देश में संविधान की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। संविधान क्या होता है? संविधान क्या है? देश में संविधान की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। कि परीक्षा दिन में मिलेगा क्वेश्चन, है ना, और गाइड का जो अतिरिक्त क्वेश्चन आते हैं उसमें मिलेगा आप लोग को, है ना। संविधान क्या है? संविधान की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मिल गया? नहीं मिला ना? कॉपी में लिख लो, या फिर संविधान क्या है? संविधान की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ये समझा रहा हूं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? संविधान। संविधान देखो, संविधान किसको बोलते समझ लो। तुम्हारा स्कूल होता है, तुम्हारा स्कूल चलाने के लिए कुछ नियम बने होते हैं कि स्कूल कितने बजे लगना है, कितने बजे नहीं लगना है, कितने बजे हमको घर जाना है, टीचर लोग क्या आएंगे, बच्चे लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा कालखंड रहेगा, स्कूल चलाने के कुछ नियम होते हैं। उसी प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए, किसको चलाने के लिए? किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश में, अपना भारत देश है, इतना बड़ा अपना भारत देश है, किसी भी देश में पूरा शासन करने के लिए एक नियमों की एक श्रृंखला बनी होती है। किसकी श्रृंखला बनी होती है? नियमों की श्रृंखला बनी होती है कि आम नागरिक को कौन कौन से अधिकार है, पुलिस के पास कौन कौन से अधिकार रहेंगे, नेता लोग के पास कितने अधिकार रहेंगे, चुनाव कब कब होंगे, कौन राज करेगा, कौन राज नहीं करेगा, कौन कितनी जमीन खरीद सकता है। क्लियर? आ रहा समझ में? तो स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में हो गया, समानता के अधिकार के बारे में हो गया। देश को चलाने के लिए जितने भी नियम बने होते हैं, देश को चलाने के लिए जितने भी कानून बने होते हैं, मैंने क्या बोला? देखो ये लिखा है ना, संविधान लिखित नियमों की इस प्रकार की किताब है जिसे किसी राष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिक सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान क्या है? संविधान एक किताब है। संविधान एक क्या है? किताब। संविधान एक क्या है? संविधान एक ऐसी किताब है, क्या बोला मैंने? संविधान एक ऐसी किताब है
जिसमें किसी भी राष्ट्र में रहने वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, इन सब की सूची बनी हुई होती है। क्लियर? कलेक्टर के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, ये सारी चीजें, जज क्या कर सकता है, विधायिका क्या कर सकती है, किस प्रकार से चुनाव होंगे, किस प्रकार से लोग बाग, जितनी भी नियम कानून की श्रृंखला बनी होती है ना, ये सब कहां पे लिखी गई है, संविधान में लिखी गई है। संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या होता है, देश का सबसे बड़ा कानून, देश का सर्वोच्च कानून क्या होता है, संविधान होता है, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के मध्य आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। लोगों के और सरकार के बीच में कौन कौन से संबंध होने चाहिए, ये कौन तय करता है, ये संविधान तय करता है। कौन तय करता है, संविधान तय करता है। देखो अब संविधान क्या क्या तय करता है, संविधान साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। अपना भारत देश है, अपने भारत देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं, कोई हिंदी बोलने वाले लोग रह रहे हैं, कोई मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं, कई तेलुगु, कन्नड़, 22 प्रकार की भाषाएं होती है। कितने प्रकार की होती है, 22। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, कितने धर्म के लोग रहते हैं, कई कई गोरे, कोई काले, कोई नाटे, कोई ऊंचे, कोई लंबे, कोई पतले, कोई दुबले, कई प्रकार के लोग रहते हैं। अब इतने तरह के लोग रहते हैं, अगर इनको खुला छोड़ देंगे तो बिल्कुल एक दूसरे को लड़ के मार के काट डालेंगे जी, है ना कि नहीं, है ना, एक दूसरे को मार डालेंगे। क्लियर? आया समझ में? तो इसलिए संविधान में कुछ नियम बने होते हैं कि इन नियमों के इन नियमों के अंदर रह करके आपको देश में जीवन यापन करना पड़ता है। पूरे नियम कानून बने होते। क्लियर? संविधान ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार कैसे बनेगी। संविधान में लिखा होता है कि हर 5 साल में चुनाव होंगे, 1-2 दल खड़े होंगे, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कोई भी दल खड़े हो सकते हैं। किस प्रकार से सरकार बनेगी और फैसला लेने का अधिकार किसको होगा, देश में रोड बनवाना है तो इसके लिए कौन विधेयक पारित करेगा, है ना, पूरा टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा, किसके पास नहीं जाएगा, ये सब कौन तय करता है, आपका संविधान तय करता है। संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बार अपन ने किसी को प्रधानमंत्री बना दिए और वो बोल देगा भैया मैं तो बन गए प्रधानमंत्री, अब चुनाव कुछ नहीं होगा, अब हमेशा के लिए मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा, बोल सकता है ऐसा। लेकिन संविधान उसके ऊपर पाबंदी लगाता है ना। देश का प्रधानमंत्री हो फिर राष्ट्रपति हो, कोई बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और कोर्ट का सिस्टम होता है। किसका सिस्टम होता है, सर्वोच्च न्यायालय और कोर्ट का सिस्टम होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। संविधान ये तय करता है कि, है ना, कि सरकार के अधिकारों की सीमा, सरकार के पास कितने अधिकार हो सकते हैं। क्लियर सर ना। पहले राजा महाराजा होते थे, उनके ऊपर कोई पाबंदी लगाने वाला कोई था क्या, नहीं था, अपनी मनमर्जी करते थे। लेकिन संविधान देश के नेताओं पर भी क्या करता है, पाबंदी लगाता है और हमको बताता है कि नागरिक के पास कौन कौन से अधिकार है। आप लोग को 6 मौलिक अधिकार दिए गए। पहला, स्वतंत्रता का अधिकार। भारत देश का हर नागरिक स्वतंत्र है। आप लोगों ने जब से जन्म लिए तब से आप लोग क्या हो गए हो, स्वतंत्र हो गए हो। अब आपके माँ बाप भी आपको ये नहीं बोल सकते कि तुम ये करो। कारण क्या है, क्योंकि आप लोग के पास स्वतंत्रता, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन आप लोग को सुनना चाहिए। क्लियर? कोई आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन लगा सकता है क्या, नहीं। यदि आपकी स्वतंत्रता का हनन करता है और जबरदस्ती यदि आपके साथ कोई भी काम करवाता है तो आप सीधे कहां जा सकते हो, आप कहां जा सकते हो, आप थाने जा सकते हो और थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकते हो, आप उसकी शिकायत कर सकते हो। अगला होता है आपको अधिकार प्राप्त है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला अधिकार क्या प्राप्त है आपको, मेरे को, सबको शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब जो होता है, अगर कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती आपको प्रताड़ित करता है, आपके साथ मारा पीटी करता है, आपको शारीरिक रूप से नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन मानसिक रूप से मेंटल प्रेशर देता है, आपको डराता है, आपको धमकाता है, आपको चमकाता है। क्लियर? कोई भी व्यक्ति यदि आपको परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ थाने में जाकर के शिकायत दर्ज करवा सकते हो और उसको जेल के अंदर भिजवा सकते हो। इसका अधिकार कौन देता है आपको, संविधान देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको कोई भी शोषण कर सकता है क्या, नहीं। आप स्वतंत्र हो, आप इंडिपेंडेंट हो। क्लियर? किसी की गुलाम हो क्या, नहीं हो। यह अधिकार देता। अगले तक शिक्षा का अधिकार। भारत देश का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा, उसकी भोजन की 8वीं क्लास तक भोजन की व्यवस्था की जाती है और उसको निःशुल्क शिक्षा सरकारी स्कूल के माध्यम से दी जाती है। क्लियर? चिकित्सा से जुड़े हुए अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, पारसी, बौद्ध, जैन, कोई भी धर्म के हो, आपको अपने धर्म के बारे में मानने का पूरा और जुलूस निकालने का पूरा अधिकार दिया गया है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से।
क्लियर। इस प्रकार से आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए। कितने मौलिक अधिकार? 6। समानता का अधिकार, पहले क्या होता था, पहले जात पात चलती थी, हम ऊंची जात के, हम नीची जात के, हम जे है तो हम वो खानदान के। आजकल सब खत्म, सब बराबर है, सब है ना, सब इंसान क्या है, मानव रूप में आए हैं। कोई किसी प्रकार का भेदभाव रहेगा क्या? नहीं। हर आदमी कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। समानता का क्या रहेगा? सबको अधिकार। कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई यदि आपके साथ छुआछूत की भावना दर्शाता है तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा सकते हो, क्योंकि आप लोग को क्या है, मतलब ये अधिकार प्राप्त हुए। ये सब अधिकार के बारे में कौन बताता है? संविधान बताता है। क्लियर। संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। संविधान क्या करता है? अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ये हो गया आपका। क्लियर। संविधान समझ में आया? संविधान क्या है? किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून की एक किताब है, जिसके द्वारा किसी भी देश के में क्या होता है, आपका शासन किया जाता है। बन जाएगा? क्लियर है। अगला आपका क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि रंग भेद से क्या अभिप्राय है। संविधान वाले पार्ट का क्वेश्चन क्या है यहां पर आपका? रंग भेद से क्या अभिप्राय है। देखो होता क्या है कि भारत देश में झगड़ा कौन करता है? हिंदू मुसलमान लोग के ज्यादा दंगे होते हैं। कहां पर? भारत देश में होते हैं। तो जैसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहां पे होती है? भारत में होती है। मूर्ख लोग आपस में लड़ते रहते हैं। उसी प्रकार एक देश है अफ्रीका, अफ्रीका और अमेरिका। कहां की बात कर रहा हूं मैं? अफ्रीका और अमेरिका में जात पात की लड़ाई तो नहीं होती है, लेकिन अफ्रीका और अमेरिका में नस्ल भेद होता है, रंग भेद होता है। रंग भेद का मतलब जो होता है कि गोरे लोग और काले लोगों की लड़ाई होती है। किन की लड़ाई होती है? आदमी लड़ेगा ही, कहीं ना कहीं लड़ेगा ही, कहीं धर्म के नाम पे लड़ेगा तो कहीं रंग के नाम पे लड़ेगा। क्या होता है वहां पर? यह माना जाता है अमेरिका में, कहां पे? अमेरिका में, कि जो अफ्रीका होता है, अफ्रीका में काले काले लोग रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आराम से समझ, बहुत, है ना, और रहते हैं। और अमेरिका में बिल्कुल अंग्रेज लोग, गोरे गोरे लोग रहते हैं, है ना, अंग्रेज टाइप के रहते हैं, बिल्कुल गोरे गोरे लोग, है ना। तो अमेरिका में जितने भी काले लोग रहते हैं, जितने भी कौन रहते हैं? काले लोग रहते हैं। ये माना जाता है कि ये हमारी नस्ल के नहीं है। ये कौन सी नस्ल के हैं? ये अफ्रीका वाली नस्ल के, जो कि कहां पे आ गए हैं? हमारे देश में आ गए। तो यहां पर हमेशा गोरे लोग और काले लोग की क्या होती रहती है? लड़ाई होती रहती है। कुछ समय पहले यहाँ के जितने भी गोरे लोग थे, उन लोगों ने काले लोग को गुलाम बना के रखा था। जैसे कि अपन की कोई चीज खरीद लेते हैं ना, जो किताब मेरी करके, इसको मैंने, अपन लोग बोलते हैं ना कि ये किताब मेरी, इस किताब को मैंने खरीद लिया हूं, बोलते हैं ना, ये किताब मेरी, इसको मैंने खरीद लिया हूं। इसी प्रकार यहाँ के जो गोरे लोग थे वो काले लोग को खरीद लिया करते थे कि भैया ये मेरा नौकर बन गया, जिंदगी भर के लिए मेरे पास करेगा, नौकरी करेगा। तो इसको रंग भेद बोलते। क्या बोलते हैं? रंग भेद। देखो, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित इस व्यवस्था का नाम है, जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। अपना भारत देश जितना सा है, क्लियर, अपना क्या है? भारत देश। इसी प्रकार का एक अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है? अपना भारत देश जितना सा, अपन यहां पे रहते हैं। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अफ्रीका की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद पर आधारित व्यवस्था का नाम है जो चलाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लगाई थी। अंग्रेज लोग थे। अंग्रेज इतना सा देश है, इतने से देश के अंग्रेज लोगों ने भारत देश पर भी राज करे हैं, और इन्हीं यूरोप के लोगों ने कहां पर राज करे हैं? अफ्रीका पर भी राज करे हैं। अफ्रीका देश को भी इन्होंने क्या करा था? गुलाम बनाया था। क्या करा था इन लोगों ने? अफ्रीका देश को भी क्या बनाया था? गुलाम बनाया था। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या किया था? अफ्रीका देश को भी क्या बनाया था? गुलाम बनाया था। देखो यहां समझ लो अच्छे से, क्या किया था? गुलाम बनाया था। किसने बनाया था गुलाम? यूरोप के लोगों ने गुलाम बनाया था। अब जहां पर पूरे कौन? काले काले लोग रहते थे, है ना, रहते थे, है ना। और जहां पर काला मत लिख के आना, अश्वेत लिख के आना। क्या लिखना था? अश्वेत। जो श्वेत नहीं है, जो है ना, काले मतलब क्या? अश्वेत है। क्लियर है ना। जो गोरे लोग आए थे, उन लोगों ने यहाँ पे परंपरा चला दी थी, है ना। और गोरे लोग और काले लोग की क्या होने लगी थी? लड़ाई होने लगी थी। क्लियर। अब देखो रंग भेद। अब रंग भेद के परिणाम क्या है? रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेत के लिए खास तौर पर दमनकारी थी।
जितने भी अश्वेत लोग थे, अश्वेत का मतलब कौन से लोग? काले लोग। जितने भी अश्वेत लोग थे उनके ऊपर दमन किया गया। क्या किया गया? दमन किया गया, है ना। उनको बोले तुम काले हो मतलब कि तुम हमारी नस्ल के हो क्या? नहीं हो। उनके ऊपर दमनकारी नीति चलाई गई, उनको दबाया गया, उनको कुचला गया। क्लियर आ रहा समझ में? उनको अब जितने भी अश्वेत लोग थे, जितने भी कौन थे? अश्वेत लोग थे, मतलब काले लोग थे। उन लोगों को गोरे लोगों की बस्तियों में रहने की इजाजत थी क्या? नहीं थी। क्लियर। और वहां पर परमिट होने के बाद ही वो वहां पर काम करने जा सकते थे। दूसरा, रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, थिएटर हो गया अपना, समुद्र तट। क्लियर। समुद्र तट और जहां तक कि सार्वजनिक शौचालय तक में गोरे और काले लोगों के अलग अलग इंतजाम थे। क्लियर। इतनी भयंकर की दमनकारी नीति चलाए कि भैया रेलगाड़ी किसकी? हम गोरे लोग की रेलगाड़ी है। तू काला है क्या? हमारी नस्ल का नहीं है ना। समझ में आ रहा? अंग्रेज लोग थे भैया, उन्हें भगा दिए। उनको क्या कर दिया? उन लोग को भगा दिए। एक तो देश किसका? अफ्रीका लोग का देश। और अंग्रेज गोरे लोग कहां से आए? वो इतने से आए गोरे लोग, और इनके देश में आए और इन्हीं के ऊपर राज कर रहे हैं और इन्हीं के बिल्कुल बाट ला के रख दिए। समझ में आ रहा है ना? ऐसा करे अंग्रेजों ने। क्लियर। देखो, काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजा घर में नहीं जा सकते थे। अगर धोखे से जो काले लोग हैं वो अंग्रेज मतलब गोरे लोगों को दिख जाएंगे ना तो बिल्कुल झपाझप मारना वो चालू कर देते थे। समझ में आ रहा है ना? वो कहीं जा सकते थे क्या? नहीं। क्लियर। इतना अत्याचार करे अंग्रेजों ने, है ना। ऐसा करे। अब देखो क्या हुआ। तुम लोग मत लड़ने लग जाना, है ना। कुल मिला के भारत में जैसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है ना, होती है, दंगे वगैरह होते रहते हैं ना, सेम उसी प्रकार वहां पे कंडीशन किसकी थी? गोरे और कालों की थी। आजकल सब बराबर हो गया है ना। क्लियर, है ना। मूर्ख लोग लड़ते, कौन लड़ते हैं? ये मूर्ख लोग रहते हैं। अगला, रंग भेद व्यवस्था के विरुद्ध। अब क्या हुआ? अब जी भैया रंग भेद बहुत फैल गया। अब एग्जाम्पल के लिए मानो कि तुम धोखे से अश्वेत हो। अश्वेत मतलब तुम काले हो। तुम क्या हो? काले हो। तुम और तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई बहन लोग कहीं बस में बैठ करके जा रहे हैं। उतने में गोरे लोग आए और वो तुमको मारा पीटी करने लगे। जैसे कि जानवर लोग को मारा जाता है ना, उसी प्रकार से तुमको मारने लगे। तुम्हारे साथ किसी को बस से उठा के फेंक दिए, कुछ कर दिए, इस टाइप की हरकत करने लगे। ये रियल में वहां पे होती थी, है ना। तुम वहां पर कुछ बोल नहीं सकते उन लोग को। कुछ बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। इस टाइप कंडीशन होने लगी तुम्हारे साथ, तो तुम क्या करोगे? अत्याचार है ना, ये है ना, अत्याचार है कि नहीं है? अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, हमेशा उनको सामने झुक के रहना पड़ रहा है। भैया अंग्रेज बाबू गोरे लोग हैं, उनसे दूर डर के रहना पड़ रहा है। जैसे कि जानवर होता है ना, कुत्ता रहता है ना, कुत्ता इंसान को देख के घबराता है ना, जो आगे कहीं लोग पत्थर ना मार दे। इस टाइप कंडीशन वहां पे गोरे लोगों ने अश्वेत लोग की कर दी थी। समझ में आ रहा ना? इतनी दयनीय दशा कर दी थी। तो भैया अब ऐसे में फिर जितने भी सब लोग इकट्ठे हुए, जितने भी अश्वेत लोग थे वो सब लोग क्या हुए? इकट्ठे हुए और उन्होंने बोले अभी जितने भी जो अंग्रेज लोग साले जो बता रहा है गोरा गोरा, इन लोग की पूरी चमड़ी उधेड़ देंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ? सुनो, फिर क्या हुआ? रंग भेद व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने में दक्षिण अफ्रीका के लोगों के प्रयासों का उल्लेख करो। अब इन लोगों ने जंग लड़ना शुरू करे, क्रांति का बिगुल बजा दिए। किसने बजा दी क्रांति का बिगुल? दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने। तो क्वेश्चन आपको यहां पर ये बन के आता है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, रंग भेद व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष। रंग भेद की जो व्यवस्था थी, रंग भेद मतलब रंग में भेदभाव करना, गोरे और काले में भेदभाव करना। रंग भेद व्यवस्था के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका के लोगों के द्वारा, किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका के लोगों के द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करो। किसका उल्लेख करना? किए गए प्रयासों का उल्लेख करना है। किए गए प्रयासों का करना है, उल्लेख करना है। तो देखो, दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने, कहां के लोगों ने? दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने 1950 से ही, कब से? 1950 से ही अश्वेत। अश्वेत का मतलब ऐसा होता है, अश्वेत मतलब जिनकी चमड़ी श्वेत नहीं होती है, जिनकी चमड़ी कैसी होती है? काली होती है ना। अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। अपन भारत देश के लोग बिल्कुल पेवर गोरे होते हैं क्या? नहीं होते,
और मैं भी उतना नहीं हूँ, है ना। आ रहा ना समझ में, है ना, है ना, समझ में आ रहा है, ऐसा रहता। क्लियर। एक बार क्या हुआ, एक बार किसी अंग्रेज ने बोला था, बताया नहीं, बताया मैंने। अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आप भारत, हम अंग्रेज लोग तो एक ही नस्ल के होते, गोरे गोरे गोरे, तुम अंग्रेज लोग इतने कोई काला, कोई गोरा, कोई सावल, ऐसा क्या होता है? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, स्वामी किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि गधे एक ही रंग के होते हैं और घोड़ों के रंग कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो भारत देश के लोग कैसे हैं? घोड़े, और अंग्रेज लोग कैसे हैं? गधे जैसे, है ना। तो देखो, है ना, यहां पर हर प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, है ना। तो देखो 1950 से संघर्ष कब से शुरू हो गया था? 1950 से, है ना। जितने भी अश्वेत लोग थे, जितने भी मतलब कि अश्वेत लोग थे, मतलब काले लोग थे, उन लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया, है ना। तो देखो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, उन्होंने क्या करा? विरोध करा, है ना। रंग भेद बंद करो, रंग भेद बंद करो, अंग्रेज सरकार हाय हाय, है ना। हड़ताल करे, भेदभाव, देखो भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के एकजुट हुए। अफ्रीका में क्या हुआ? अफ्रीका में कांग्रेस का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? अफ्रीका में कांग्रेस। और उस कांग्रेस ने आवाज उठाई कि भैया जितना भी भेदभाव है ना, गोरे और अश्वेत लोगों के बीच, वो सारा का सारा भेदभाव क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए। सारा का सारा भेदभाव खत्म होना चाहिए। पूरा भेदभाव क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। पूरा भेदभाव क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए। क्लियर? क्या होना चाहिए? भेदभाव समाप्त होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ऐसा है। तो देखो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कई मजदूर संगठन बने, अनेक समझदार संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के लिए साथ में आए और प्रमुख भूमिका निभाई और संघर्ष किया गया। क्लियर? पढ़ लोगे इसको। अगला क्वेश्चन तुम्हारा यहां पर ये है, समाजवादिता किसे कहते हैं? समाजवादिता किसे कहते हैं? है ना। लोकतंत्र, है ना, राजनीति शास्त्र, है ना, राजनीति शास्त्र का आपका संविधान वाला पार्ट, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं अपन। क्या चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं? लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति का आपका चैप्टर 2 संविधान निर्माण वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं आप लोग को। क्लियर? इसका गाइड का पेज नंबर 140 जो शिवलाल वाली परीक्षा में मिल जाएगा, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन यहां पर आप पे ये बन के आ सकता है, संविधान सभा का परिचय दीजिए। संविधान सभा क्या होती है? संविधान क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए जितने भी नियम बनाए जाते हैं, जितने भी कानून बनाए जाते हैं, उन सारे नियम कानून को जो जिन किताब में लिखा गया है वो क्या होता है? आपका संविधान होता है। क्लियर? कि कौन कौन से अधिकार प्राप्त संविधान होता है। अब संविधान सभा क्या होती है? वो सभा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर आके इकट्ठे हो गए, अपन लोग की यहाँ पर सभा चल रही है, आप इतने सारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको लोग को पढ़ा रहा हूँ, अपन लोग की यहाँ पर सभा चल रही है ना, है ना। तो उसी प्रकार संविधान को बनाने वाले जितने भी लोग थे, उन सब लोगों ने इकट्ठी सभा बिठा ले और बिठाल करके वहां पर बहुत ज्यादा बहस हुई, वाद विवाद हुआ और एक किताब लिखी गई कि देश में कौन कौन से नियम होने चाहिए और कौन कौन से कानून होना चाहिए, है ना, है ना, कौन कौन से नियम होना चाहिए और कौन कौन से कानून होना चाहिए। तो क्या बन गई? एक संविधान की क्या बन गई? एक सभा बन गई संविधान सभा। देखो अब समझो संविधान सभा किसे कहते हैं, समझ लो संविधान सभा किसे कहते हैं। समझो क्या पढ़ा रहा हूं मैं आप लोग को, संविधान सभा। पेपर में क्वेश्चन जाएगा संविधान सभा पर टिप्पणी लिखिए, संविधान सभा क्या होती समझो। संविधान सभा वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए। वह सभा जिसे किसी भी देश का ये देश है, किसी भी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए कि देश में कौन कौन से नियम लागू रहेंगे, कौन कौन से नियम लागू नहीं रहेंगे, कौन क्या कर सकता है, कब चुनाव होंगे कब चुनाव नहीं होंगे। वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए उसको अपन क्या बोलते? संविधान सभा कहते हैं। किसको बोलते संविधान सभा? किसी देश का कार्य सौंपा जाए संविधान सभा कहते। वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना।
ठीक, क्लियर। देखो, भारत का संविधान, किसका संविधान? भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया। संविधान सभा है ना, भारत का संविधान भी किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया, कहीं से अपन उठा के नहीं लाए, इसको बनाया गया है। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन तथा भारतीय आंदोलन नेतृत्वकर्ता के सहमति से किया गया। संविधान की पहली बैठक कब हुई मालूम है? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्या बोला मैंने? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की क्या हुई? पहली बैठक हुई। कल कोचिंग इसी टाइम पे रहेगी, क्लियर? 4:30 से रहेगी, इसी टाइम पे रहेगी। हाँ, नहीं, 2 से नहीं, इसी टाइम पर। जिसको पढ़ना है वो 4:30 बजे भी आएगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो कभी भी नहीं आने वाला। क्लियर? आ रहा समझ में? इसलिए कोचिंग कितने से रहेगी आपकी? 4:30 से 5:30 बजे तक निश्चित रहेगी, फिक्स, बिल्कुल 9 तारीख तक पक्का, डन डनाडन डन डन डन। क्लियर? अब देखो, संविधान सभा, सबसे पहले संविधान बनाने के लिए पूरे नेता लोग कब इकट्ठे हुए थे? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर, अब भी पूछ रहा हूं जी, है ना, ऐसा समझ लो कि जहीं याद हो जाए तुम लोग को। क्लियर? जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बैठक कब हुई? उसके जस्ट 2 दिन बाद, मतलब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और मालूम, भारत देश का जो संविधान है ना, कि कब राज चलेगा, पुलिस क्या कर सकती है, कलेक्टर क्या कर सकता है, किस प्रकार से राज्य बनेंगे, किस प्रकार से सरकार शासन करेगी, किस प्रकार से टैक्स लिया जाएगा, पूरे नियम कानून संविधान की किताब में लिखे हुए है ना। किसको कौन कौन से अधिकार होंगे, क्लियर? कौन वोट डाल सकता है, कौन वोट नहीं डाल सकता है ना, कौन नेता बन सकता है, कौन नेता नहीं बन सकता, पूरे नियम कानून के अधिकार संविधान में लिखे होते हैं ना। तो इस संविधान को बनने में मालूम कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा किसको बनने में? संविधान को बनने में। क्लियर? समझ में आया? संविधान में उस समय क्या होता था, अंग्रेज लोग जब गए थे ना भारत देश छोड़ करके, तो भारत देश में इतना खून खराबा मच गया था। भले हिंदू के घर में खाने के लिए दाना नहीं, मुसलमान के घर में खाने के लिए दाना है क्या? नहीं। वो की अम्मा बीमार, वो के लड़के बच्चे बीमार, है ना, घर में पहनने के लिए कपड़ा क्या? नहीं। लेकिन देखो, लेकिन उधर से एक मुसलमान नेता गया, उन्हें भड़काया, तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम जाओ हिंदू लोग को मारो काटो। इधर से हिंदू का एक लीडर आया, उसने बोला कि तुमको भगवान की सौगंध है, तुम उनको मारो। वो दोनों जो लीडर लोग थे वो लोग तो मैदान में उतरे नहीं, इधर की मुसलमान जनता भड़क गई मूर्ख वाली। भले उनके घर में खाने को दाना नहीं, वहां वो करना चाहिए भैया, है ना, पहनने कपड़ा नहीं, है ना। इधर की मुसलमान जनता भड़क गई, सुनना, इधर की हिंदू जनता भड़क गई। इधर कौन भड़क गई? मुसलमान जनता भड़क गई, इधर की हिंदू भड़क गई, और तलवार निकल गए और एक दूसरे को काटना शुरू कर दिए, पूरा खून खराबा मचा दिए। क्या मचा दी? पूरा खून खराबा मचा दिए। इस टाइप की हरकत करें, ये मूर्खता वाली बात थी ना। तो इतनी भयंकर की यहाँ पर क्या चल गई थी? लड़ाई चल गई थी। तो उस समय के जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने बोले कि भैया तो बाद में भी इस प्रकार का दंगा हो सकता है, फिर से कत्लेआम मच सकता है, मारा पीटी, है ना। तो देश में शांति रहना चाहिए, देश में क्या रहना चाहिए? शांति। लड़ाई झगड़ा रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए भी संविधान में एक चीज लेकर के आया, धर्म निरपेक्षता। क्या लेकर आया गया? पेपर में क्वेश्चन आता है कि पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हो, समझाइए। तो देखिए, धर्म निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि सरकार जो रहेगी वो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगी। सरकार ना तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगी। सरकारी काम अलग चलेंगे। सबसे ऊपर कौन रहेगा? देश का संविधान रहेगा।
सबसे ऊपर देश की सरकार रहेगी, क्लियर। उसके बाद जितने भी धर्म गिरम है वो सब अपनी जगह पर रहेंगे, ठीक। और हर इंसान को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी रहेगी। कोई हिंदू है उसको मंदिर जाना मंदिर जाएगा, जिसको मस्जिद जाना मस्जिद जाएगा, जिसको चर्च जाना वो चर्च जाएगा, जिसको गिरजाघर जाना वो गिरजाघर जाएगा। सबको अपने अपने धर्म को मानने की क्या रहेगी, यहाँ पर आजादी रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी, क्लियर। हर धर्म वाले को, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर इंसान को अपने अपने धर्म को मानने की क्या रहेगी, स्वतंत्रता दी रहेगी, आजादी दी रहेगी, क्लियर। और संविधान किसी भी प्रकार से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। स्कूल वाले तुम कभी नहीं बोल सकते कि तुम फलाने धर्म के हो, फलानी जात के, तुम स्कूल मत आओ, क्या जेल हो जाएगी उनको। सब कैसे है, बराबर है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, किसी भी लिंग का हो, स्त्री हो, पुरुष हो या फिर दोनों ना हो, कुछ भी हो, हर इंसान वोट डाल सकता है। अधिकार है ये क्या है, अधिकार है। क्या है ये, अधिकार है। समझ में आ रहा है ना। हर इंसान को क्या है, हर इंसान सब बराबर है। उन लोग की भी जिंदगी भैया, क्या उन लोग की जिंदगी नहीं है क्या, है ना, उन लोग की भी जिंदगी है, वो भी क्या डाल सकते हैं, जाके वोट डाल सकते हैं। देखो ये लिखा है पंथ निरपेक्षता, संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। कहां पे, संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका आशय है कि राज्य मतलब सरकार सभी पंथों को, सभी पंथ मतलब सभी धर्मों को, है ना, समान रूप से रक्षा करेगा, है ना। सरकार जो रहेगी हिंदू मुसलमान सब धर्म की क्या करेगी, वो रक्षा करेगी। और स्वयं किसी भी पंथ का समर्थन नहीं करेगी, किसी भी धर्म का समर्थन करेगी क्या, नहीं, सब बराबर रहेंगे। अगर धोखे से, अगर सरकार, अब मान के चलो कि धोखे से अगर किसी एक धर्म का समर्थन करने लग जाए तो जो अन्य धर्म को मानने वाले उन लोग के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो जाएगा, उन लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी किसी एक भाषा को मानने से शुरू कर, सरकार बोले कि भैया हिंदी भाषा बोलने वाले बस हमारे है, तो बाकी भाषा बोलने वाले कहां जाएंगे, है ना कि नहीं। इसलिए किसी का समर्थन वो नहीं करेगी। सरकार द्वारा नागरिकों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास, तुमको जिसको मानना है उसको मानो, तुमको जिसकी पूजा करना है उसकी पूजा करो, क्लियर। ऐसा है समाजवाद को। और वैसे भी यार भगवान एक, हवा एक ही है, हवा क्या है, एक ही है। कई उसको हवा बोल रहा है, कोई उसको, अंग्रेज लोग उसको एयर बोलते हैं, कई लोग पवन बोलते हैं, कई लोग समीर बोलते हैं। उसी प्रकार जिसने बनाया किसने जाके देख लिया कि कौन किसने बनाया अपन को, है ना कि नहीं। उसको अलग अलग रूप में देख रहा है, कोई भगवान के रूप में, तो कोई अल्लाह के रूप में, तो कोई भैया चर्च वाले वो क्या बोलते हैं जीसस क्राइस्ट के रूप में, है ना। सब देखने का नजरिया लगा, बाकी बनाने वाला एक ही है, क्लियर। इसलिए यहाँ पर पंथ निरपेक्षता का आशय समझ में आ गया आप लोग को। अगला होता है यहाँ पर आपका समाजवाद। अगला क्या होता है, समाजवाद। समाजवाद का मतलब जो होता है, एक होता है समाजवाद, एक होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद में क्या होता है कि जिसके पास पैसा है, जो कमा सकता है वो अमीर हो जाएगा और गरीब हो जाएगा। लेकिन समाजवाद में क्या होता है, जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं, सरकार उनको राशन पानी उपलब्ध कराती है, उन लोग की हेल्प करती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, समाजवाद कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका ये है, देखो, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और एक विशेष बात, कोचिंग तो 4:30 से रहेगी आप लोग की, रहेगी 4:30 से, आप लोग का 4:30 से 5:30 तक, है ना। आप लोगों को जब आप पेपर दे रहे थे ना, तब मैंने कम से कम 15 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 2-3 इकाई पूरी पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। और जो वीडियो जो बने पूरे HD क्वालिटी में बने, मतलब कोई इंसान उसको अगर वीडियो देख बस लेगा तो उसे सुन करके वो समझ सकता है और पेपर में पूरे नंबर लेके आ सकता है ना। और अब इसको 2-2 हज़ार लोगों ने देख ली है पूरे मध्य प्रदेश के। कितने लोगों ने देख लिए, 2-2 हज़ार, 2500 लोगों ने अभी तक देख चुके हैं, है ना। कल मैं ब्रिज कोर्स भी पढ़ा था, रात तक पढ़ा, रात के 11 बजे तक मैंने पढ़ा था, तो उसको भी देखना और तैयारी भी आप लोगों को करना है। चलो क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो अभी का। भारतीय शेर 9th वाले चैनल पे, कौन से चैनल पे, है ना। देखो ना, देखो, भारतीय संविधान की विशेषताओं को वर्णन करो। जो हमारा भारत देश का जो संविधान है, जो क्या है हमारे भारत देश का, जो हमारे भारत देश का संविधान है, मतलब जो नियम कानून की जो किताब है, जिसमें धर्म निरपेक्षता के बारे में बताया गया है, आप लोग के अधिकारों के बारे में बताया गया है, नेता लोग के अधिकारों के बारे में बताया गया है। ये जो भारतीय संविधान है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं है, आपको विशेषताओं का क्या करना है, उल्लेख करना है। तो देखिए क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP लगा लो, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। क्वेश्चन क्या आता है, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए।
देखो ना, क्वेश्चन क्या बन के आता है आपका, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। क्लियर है? देखो, पहला भारतीय संविधान की विशेषता, पहला लिखित और निर्मित संविधान। अपना जो भारत देश का संविधान है, मतलब जो किताब है नियम कानून की, वो हस्तलिखित है, प्रिंटेड नहीं है। ये गाइड प्रिंटेड है। वो जो संविधान की किताब है उसको हाथों से लिखा गया है, और इतनी सुंदर हाथों से लिखे गए, इतनी अच्छी राइटिंग से, और इतने तरह तरह के डिजाइन बनाए गए हैं कि पूछो मत। बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने लिखे हैं। हस्तलिखित संविधान है, हाथ से लिखा हुआ संविधान है। और निर्मित संविधान है, मतलब किसी का अपन ने चुरा के नहीं लाया है, बल्कि अपने देश के लोगों ने खुद बनाए हैं, है ना। और 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था बनाने में। क्लियर? अब दूसरी व्यवस्था क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या क्या बोल दिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में सर्वोच्च शक्ति रखता है। इसके पहले क्या था, आजाद होने के पहले अंग्रेज लोग थे। अब भारत देश में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कौन तय करता था, अंग्रेज लोग। वो गोरे लोग तय करते थे, खड़ूस लोग पूरे लूट लाट के चाट के ले गए पूरे भारत देश, चोर लोग, डकैत लोग, अंग्रेज लोग, मतलब, है ना। पहले वो लोग तय करते थे। लेकिन जब से भारत देश आजाद हुआ तो संविधान में लिखा गया कि भारत के चाहे अंदर का मामला हो या भारत के बाहर का मामला हो, कौन हैंडल करेगा, देश हमारा है, हम लोग खुद हैंडल करेंगे। कोई विदेशी आकर के बोल सकता है कि अपन लोग को कि तुम ऐसा करो वैसा करो, नहीं बोल सकता। भाई हमारा देश, हमारी मर्जी, आंतरिक मामले हो चाहे बाहरी मामले हो, कौन हैंडल करेगा, हम लोग खुद हैंडल करेंगे। समझ में आ रहा है ना, ऐसा बात है। अगला, लोकतंत्रात्मक का मतलब ये है कि भैया भारत देश, लोकतंत्र बताने में आप लोग को, भारत देश पर कोई राजा महाराजा राज नहीं करेंगे। बहुत सुन ली राजा महाराजा की, अब पब्लिक राज करेगी। जनता खुद वोट डाल के 5 साल के लिए अपने सरकार का चुनाव करेगी, है ना। इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई। भारत एक गणराज्य है, मतलब जितने भी लोग भारत देश में निवास करते हैं उन वो सभी लोग यहां पर क्या करेंगे, राज करेंगे। ये भारत देश गणराज्य। क्लियर? अगला यहां पर बनाया गया संसदीय शासन प्रणाली। क्या बनाई गई, संविधान। अब संविधान वालों ने सोचे भैया अपना इतना बड़ा भारत देश है, इतना बड़ा भारत देश है अपना, है कहीं हिंदी बोलने वाले, कहीं अंग्रेजी बोलने वाले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भैया जे लोग अधिकार हासिल कर ले और उधर के लोग रह जाए भैया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भैया एक धर्म वाले को कुछ मिल जाए और दूसरे धर्म वाले भैया देखते रह जाए। तो इसके लिए क्या हुआ भैया, इसके लिए संसदीय व्यवस्था बनाई गई। अब 2 मिनट है ना। बोतल ला किसी ने पानी की। देखो, संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब यहां पर यह होता है कि भारत देश में कुल, अरे यार क्या हो गया, देखो भारत देश में कुल कितने लोग हुए, भारत देश जो पूरा भारत देश है ना, भारत देश में 28 राज्य है और 7 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है 28 राज्य और 7 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो हर राज्य में एक जिला होता है। अपना मध्य प्रदेश राज्य है, अपने मध्य प्रदेश राज्य में भी जिला है, तो हर जिले का एक सांसद रहता है। अपना छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा जिले का सांसद कौन है, नकुलनाथ जी है ना, सांसद है। हर जिले का एक क्या होता है तुम्हारा, सांसद होता है कि नहीं होता है, हर जिले का एक क्या होता है, हर जिले का एक सांसद होता है। तो इस प्रकार से कुल 543 सांसद है। कितने सांसद है, इधर भी राज्य, इधर भी जिले, इधर के सांसद, इधर के सांसद, इधर के सांसद, हर जिले का सांसद। कुल कितने सांसद मिले, 543 सांसद पूरे देश भर के उठ के आए। अब पूरे 543 सांसद उठ करके आए, हर पूरे देश के उठ करके आए। कितने सांसद उठ करके आए, 543 सांसद उठ करके आए। कहां से उठ के आए, पूरे देश भर से। अब 543 सांसद लोग मिलकर के एक संसद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अब पूरे के पूरे 543 लोग उठ करके आए और एक हाल में आकर के बैठ गए। वो होती है संसद।
वो सब चुने हुए क्या होते, नेता होते। क्या होते, पूरे चुने हुए, हर जिले का एक सांसद। क्लियर। तो कुल कितने सांसद बन जाते हैं, 543 सांसद। अब इन 543 लोगों में से सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो बनता है देश का प्रधानमंत्री। क्या बोला मैंने, सांसद लोग, जितने भी सांसद है पूरे देश भर के, मान के चलो कि अब चुनाव हुआ, भाजपा और कांग्रेस का चुनाव हुआ, तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा सीट किसको मिली, 543 में से भाजपा वाले ज्यादा हो गए और कांग्रेस वाले क्या हो गए, कम हो गए। अब भाजपा का मेन नेता कौन था, नरेंद्र मोदी जी थे। तो क्या हुआ, ज्यादा वोट किसको मिले, नरेंद्र मोदी जी को मिले। देश के प्रधानमंत्री कौन बन गए, कल को आम आदमी को मिल जाएंगे तो कौन बन जाएगा, कल कांग्रेस को मिल जाएगा तो कांग्रेस। ऐसा होता है। क्लियर। तो ये संसदीय व्यवस्था अपनाई गई कि सांसद के माध्यम से पूरा देश चलाया जाएगा। क्लियर। ऐसा हुआ। अगला है तुम्हारा लचीला संविधान और कठोर भी संविधान। अब लचीला का मतलब क्या होता है, लचीला का मतलब ये होता है कि संविधान इतना कठोर भी नहीं है कि इसमें अपन फेरबदल कर सके। मतलब कि संविधान लचीला है, मतलब कि इसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर ये 543 के 543 लोग अगर सहमति दर्शा दे कि हमको ये आला नियम लेकर के आना है ना, तो वो नियम लेके आ सकते हैं, संविधान में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि संविधान में धारा 370 लिखी गई थी, जम्मू कश्मीर के लिए लिखी गई थी ना, तो भैया अभी क्या हुआ कि धारा 370 क्या कर दिए, हटा दिए। धारा 370 के कारण जो जम्मू कश्मीर के लोग थे ना, ये तिरंगा झंडे का अपमान करते थे। इन लोगों ने अपना खुद का एक अलग झंडा बना लिए थे। तुम लोग को अगर कोई इधर परेशान करेगा तो तुम लोग को थाने चल जाओगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर तुमको किसी ने परेशान किया है ना तो तुम थाने भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक अलग देश बनाने की फिराक में था। तो धारा 370 के तहत तो तुरंत क्या करी, तुरंत अभी की जो सरकार थी, सरकार ने क्या करी, तुरंत भैया यहाँ पर पूरी सेना घुसेड़ दी और क्या बोली, तुरंत प्रस्ताव पारित करी और खटाक से संविधान में संशोधन कर दी और धारा 370 यहां से हटा दी। अब स्थिति सामान्य हो गई है। अब आतंकवादी सैनिकों पर पत्थर मारना, जहां के लोग सैनिक लोग को पत्थर मारते थे, जो सैनिक लोग देश की रक्षा करते हैं उन लोग पर क्या बरसाते थे ये लोग, पत्थर। कहाँ के लोग, यहाँ के लोग। जब इनकी फुड़ाई हुई तबीयत से तो सबकी बिल्कुल अकल ठिकाने आ गई। आ रहा समझ में, ऐसा हुआ है ना। और धारा 370 यहां से क्या कर लिए, यहाँ का जो स्थानीय नेता लोग थे वो भड़काते थे पब्लिक को, क्या तुम अलग देश बनाएंगे, जे करेंगे वो करेंगे, भारत से हमको अलग करना है, इस टाइप की हरकत करते थे, है ना। तो भैया इस टाइप की हरकत कोई भी करता तो बिल्कुल पढ़ाई करने काम है इन लोग का तबीयत से, है ना कि नहीं, है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। क्लियर है। तो देखो, है ना। तो संविधान में बदलाव है, पॉसिबल है, लेकिन संविधान कठोर भी होता है। कठोर से मतलब यहां पर क्या है, कठोर का मतलब जी ऐसा नहीं कि कोई भी आके संविधान चेंज कर देगा। संविधान इतना भी कठोर है कि भैया उस संविधान में परिवर्तन करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है ना कि नहीं। धारा 370 के हटने में आज 70 साल लग गए, तब जाकर के हटी धारा 370, यहाँ पे हटी। ऐसी कंडीशन रहती है। अगला, मूल अधिकारों की व्यवस्था। भारत देश के हर नागरिक को मूल अधिकार दिए गए हैं। कुल कितने अधिकार दिए गए हैं, 6। कुल कितने अधिकार दिए गए हैं, 6 मूल अधिकार दिए गए, 5 जे और 1 जे, 6, है ना। क्या दिए गए हैं, 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए। अगला, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब होता है कोर्ट सिस्टम। चाहे देखो, देश में 3 प्रकार से शासन होता है। देश में कितने प्रकार से शासन होता है, 3 प्रकार से। एक होता है विधायिका के रूप में, किस रूप में, देश 3 शक्ति में बटा हुआ है। एक पहली विधायिका और दूसरी क्या होती है अपनी कार्यपालिका और तीसरी क्या होती है आपकी न्यायपालिका। तीसरी क्या होती है, विधायिका का मतलब जितने भी नेता लोग होते हैं, है ना, सरपंच हो गया, विधायक हो गया, सांसद हो गया, जितने भी नेता लोग होते हैं वो काय में आते हैं, विधायिका में। जो लोग अपनी अलग पावर दिखाते हैं, हम मंत्री है, तुम सब संतरी हो, हम मंत्री है ना, आ रहा समझ में, ये विधायिका लोग। क्लियर। अब कार्यपालिका में कौन आते हैं, जो कार्यपालिका, कलेक्टर हो गया, आईएएस अधिकारी हो गया, है ना, क्लियर, है ना, जितने भी जो पुलिस वाले हो गए, है ना, ये सब कार्य में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। क्लियर। कलेक्टर, पटवारी सब कार्यपालिका में आते हैं। क्लियर। एसआई हो गया, डीजीपी हो गया, है ना, ये सब कार्य में आते, कार्यपालिका में आते। क्लियर।
अगली ये भी स्वतंत्र है और ये भी स्वतंत्र है, लेकिन एक घड़ी कार्यपालिका मतलब कि कलेक्टर लोग को कौन चमका देते हैं, नेता लोग चमका देते हैं, है ना। एक घड़ी यहां पर, लेकिन अगली होती है न्यायपालिका, सबसे पावरफुल चीज। न्यायपालिका मतलब कोर्ट सिस्टम। न्यायपालिका पर ना तो कार्यपालिका अपना रूप दिखा सकती है, ना नेता लोग अपना रूप दिखा सकते हैं। वहां पर जो जज बैठा रहता है ऑर्डर ठोकने वाला, उसके सामने सब चिरकुट रहते हैं। कटघरे में मंत्री हो चाहे संतरी हो, कोई भी हो, है ना, कानून सबके लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर अपराध करे तो क्या होगी, वहां पर जेल होगी। क्लियर, जज के सामने ऐसे रहता है। तो ये क्या होती है, आपकी न्यायपालिका होती है। तो न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है, और कैसी है, निष्पक्ष है। न्यायपालिका आपकी कैसी है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। स्वतंत्र का मतलब जहां पर जो होता है कि किसी प्रकार का बंधन रहेगा न्यायपालिका में, क्या नहीं, ये इंडिपेंडेंट न्यायपालिका कैसी है, आपकी इंडिपेंडेंट है। क्लियर। अगला, राज्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। पेपर में क्वेश्चन जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर टिप्पणी लिखिए। किस पर टिप्पणी लिखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर टिप्पणी लिखिए। 50 मिनट से रिकॉर्डिंग हो रही है, लगातार बोल रहा हूं मैं, है ना। जब मैं इतने पढ़ाने के लिए, जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं, तुम पढ़ने के लिए मेहनत तो कर ही सकते हो। जब मैं 8 घंटे पढ़ा सकता हूं, तो तुम 8 घंटे पढ़ लोगे, तुम टॉपर बन जाओगे। तुम मेहनत करो ना मेरे भाइयों और बहनों, मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। देखो अगला क्या है, देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला, सार्वभौमिक वयस्क सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए। किसके लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। पहले बहुत ज्यादा जाति व्यवस्था थी, है इसको छीएंगे नहीं, ये वाली जात का है, ये आली जात का है, ये बहुत तबाही मचा के रखे थे। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, अब सब बराबर है। क्यों भैया, खून काट के देखो, सबके अंदर वही खून निकलने वाला है। जबरन में जात पात बना दी है ना, कि नहीं। क्लियर। तो देखो सार्वभौमिक मतलब किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, है ना। हर व्यक्ति सार्वभौमिक मतलब हर व्यक्ति, अगर वो वयस्क मतलब अगर वो वयस्क है, मतलब 18 साल से ऊपर का है। फिर से यही नाम से स्पष्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगर सार्वभौमिक मतलब सब व्यक्ति, अगर भारत देश का निवासी है, और वयस्क मतलब 18 साल से क्या है, वो बड़ा है, उसको मत देने का अधिकार है। मतलब वोट देने का अधिकार है। क्लियर। वो वोट डाल सकता है और अपने मन पसंद की सरकार का चुनाव कर सकता है। तो देखो क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संविधान द्वारा, किसके द्वारा, संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। हमारे संविधान में ये मताधिकार, है ना, 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को किसी धर्म, वंश, जाति, वर्ण, रंग, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हर व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। तुम लोग जब 18 साल के हो जाओगे, मतलब 5-6 साल बाद तुम लोग भी क्या कर लोगे, वोट डालने लग जाओगे। अभी तक वैसे मैंने भी वोट नहीं डाला हूं, लेकिन अब डालूंगा मैं। 20 का हो गया हूं, है नहीं। अभी वो वोटर आईडी बनवाने का रह गया मेरा, बनवाऊंगा। तुम्हारे महेश कुशवाहा सर बना के देंगे। समझ में आया ये, हाँ क्लियर है। अगला पार्ट समझ लो, चुनावी राजनीति। समझ में आ गया, पार्ट खत्म। संविधान का एक पार्ट खत्म हो गया। क्लियर। अब एक पार्ट और समझ लो। घर जाना है क्या, कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान राजनीति वाला पोर्शन, राजनीति वाली बुक का नाम है लोकतांत्रिक। हल्ला कर रहे, बाहर चल जाओ, बाहर चल जाओ, बाहर चल जाओ, नहीं तो मैं बाहर चल जाऊंगा। राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति वाली किताब
आपका अध्याय 3 चुनावी राजनीति का पूरा फुल रिवीजन, ये वाली गाइड से पढ़ा रहा हूं, शिवलाल वाली। इसके आंसर क्वेश्चन परीक्षा दिन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन सा समझा रहा हूं मैं, निर्वाचन से आप क्या समझते हो। देखो यहां पर तो तुमको समझा रहा हूं ना, कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया ना घुमा फिरा करके, तुम उसमें भी इसका आंसर लिख सकते हो मिला बांट करके, समझ रहे हो ना। अब कोई क्वेश्चन है तुमने याद करके गए और पेपर में उसी संबंधित क्वेश्चन आ जाए तुम याद करके नहीं गए, तो मिला जुला कर खिचड़ी बना करके भी लिख सकते हो, नंबर मिल जाते हैं। पूरे नहीं मिलेंगे लेकिन थोड़े बहुत कम ज्यादा मिल जाएंगे। छोड़ने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ लिख करके आएंगे पेपर में। सामाजिक विज्ञान में कम से कम 30 से 35 पेज लिखना पड़ता है, 30 से 35 पेज 3 घंटे में लिखना पड़ता है, समय कम पड़ जाता है। असल हाथ चलाना लोग खट खट खट, 8वीं टाइप लिख के मत जाना, 8वीं का लेवल अलग होता है, 9वीं का लेवल अलग होता है। 9वीं के लेवल पे लिख के आना, अच्छा बड़ा बड़ा लिख करके आना, बिल्कुल शब्द सीमा के हिसाब से। 2 नंबर के तो 2 नंबर, 30 शब्द बोलो 30 शब्द, शब्द सीमा ध्यान रख के लिखना है। और राइटिंग जमाने चक्कर में रह जाना, तो राइटिंग जमाने चक्कर में रहेगा है। सामाजिक राइटिंग विज्ञान के पेपर में जम जाती है, सामाजिक विज्ञान के पेपर में राइटिंग में ध्यान मत देना। राइटिंग में ध्यान दोगे ना तो 3-4 क्वेश्चन लास्ट के छूट जाएंगे। शुरू में जैसे ही पेपर मिला, कापी में खट राइटिंग बिल्कुल पेपर रखना, सुनो पेपर रखना, पहला क्वेश्चन पढ़ना, पहले क्वेश्चन नहीं बन रहा हटाओ, दूसरा नहीं बन रहा हटाओ, तीसरा बन रहा, हाँ तीसरा डाले प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर जो लिख दिए, फिर चौथा नहीं बन रहा हटाओ, 5वां हाँ बन जाएगा बाद में लिखेंगे, 6वां ये याद करो मैंने, खट से लिए खट लिख दी खटाखट। फिर उसके बाद फिर खटाखट ऐसा करना बिल्कुल पेपर। सबसे पहले जो क्वेश्चन बन रहा है बिल्कुल कंठक से याद करके गए हो, पहले उनको करना। उसके बाद जो क्वेश्चन को मन से लिख सकते हो फिर उनको करना, और सबसे आखिरी में जो बिल्कुल नहीं बन रहा उनको कुछ ना कुछ लिख करके आना। चेक करने वाले पर इंप्रेशन पड़ रहा है, और लड़का ने शुरू में अच्छा सही से लिखा है तो एक भावना बन जाती है कि अच्छा लड़का है, फिर लास्ट में गलत भी लिखता है तो उसको सही मिल जाता है। मेरे साथ हुआ है, मैंने एक बार एक क्वेश्चन गलत सलत कुछ भी करके आया, लेकिन शुरू में अच्छा लिखा था, मेडन ओली पढ़ने वाला लड़का सही करा हो करके नंबर मिल जाते। क्लियर, ऐसा रहता है ना। देखो यहां समझो, देखो क्वेश्चन क्या है यहां पर आपका, निर्वाचन से आप क्या समझते हो, देश में इसकी क्या आवश्यकता है। निर्वाचन का मतलब क्या होता है मालूम है आपको, हर 5 साल में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और बोलते कि हमको वोट दो, तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे पैर पड़ेंगे, है ना, तुम्हारे माँ बाप के पैर पड़ेंगे, दाई जी दादाजी हमको वोट देने, हम तुम्हारे लिए ये वाला काम करवाएंगे, हम तुम्हारे लिए ये काम करवाएंगे। आते हैं हर 5 साल में आते हैं, फिर वो खड़े होते हैं, फिर अपन वोट डालने जाते हैं, फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति चुन करके आता है। तो जो प्रक्रिया होती है ना, इसको चुनाव या निर्वाचन इसी को बोलते हैं। सिर्फ मुख्य रूप से 2 चुनाव होते हैं, पहला होता है विधायक का चुनाव और दूसरा होता है सांसद का चुनाव। क्लियर, विधायक का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो एरिया है, तुम्हारा जो विधानसभा है, चोरई विधानसभा, अमरवाड़ा विधानसभा, परासी विधानसभा, बिच्छुआ विधानसभा जो होती है, इस पूरी विधानसभा के लिए विधायक लोग खड़े होते हैं। कौन खड़े होते हैं, विधायक लोग खड़े होते हैं और वोट डाल के अपन उनको जिताते हैं। क्लियर। अगला होता है तुम्हारा सांसद। अगला क्या होता है तुम्हारा सांसद पूरे जिले के लिए होता है। सांसद किस लिए होता है, अब मुख्यमंत्री कैसे बनता है पता है तुम लोग को, मुख्यमंत्री कैसे बनता है, तुम्हारा मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं, मध्य प्रदेश में जिले हो गए, हर एक छिंदवाड़ा जिला हो गया, बैतूल जिला हो गया, होशंगाबाद जिला हो गया, हर जिले के अंदर फिर विकास खंड होते हैं, परासिया, चौरई, अमरवाड़ा होते हैं। तो हर विकास खंड में क्या होता है भैया, चुनाव होते हैं, विकास खंड के चुनाव होते हैं, विधायक का चुनाव होता है, फिर पूरे विधायक लोग जीत करके जाते हैं। अब जहां से मान चलो बहुत सारे विधायक जीत के चले गए, तो ये सारे के सारे विधायक लोग जीत करके चले गए, फिर ये मान चलो विधायक लोग जीत करके गए तो बन गई इनकी क्या, विधानसभा। क्या बन गई, एक कमरे में जाकर के पूरे विधायक जाकर के बैठ गए, एक राज्य के विधायक जाकर के बैठ गए और सभा बना लिए, तो क्या बन गई, इनकी विधानसभा बन गई। और फिर इनमें फिर चुनाव होगा। अपन लोग मुख्यमंत्री नहीं चुनते, अपन लोग मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करते, अपन लोग प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते,
अपन जिन विधायक को चुनते हैं उन विधायक लोगों में फिर वो विधायक लोग फिर खुद चुनाव करते हैं, है ना, और इनमें से कोई लोग फिर खड़े होंगे और फिर जिसको वोट डालेंगे वो बनता है मुख्यमंत्री। जैसे कि मान के चलो मध्य प्रदेश में अभी क्या हुआ, कांग्रेस, अभी चुनाव हुआ, वो चुनाव तो कांग्रेस और भाजपा मुख्य रूप से दो दल थे, एक दल था कांग्रेस, एक था बीजेपी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले ये हुआ था कि भैया कांग्रेस के कुछ विधायक चुन के गए और कहा, और भाजपा के भी कुछ विधायक चुन करके गए चुन करके, तो कांग्रेस का बहुमत ज्यादा हो गया। कांग्रेस का बहुमत क्या हो गया, कांग्रेस का बहुमत ज्यादा हो गया, मतलब कांग्रेस के विधायक ज्यादा हो गए। कांग्रेस के विधायक क्या हो गए, जब कांग्रेस के विधायक ज्यादा हो गए तो मुख्यमंत्री कौन बन गए थे, अपने कमलनाथ जी बन गए थे। मुख्यमंत्री कौन बन गए, कमलनाथ बन गए मुख्यमंत्री। फिर उतने में क्या हुआ, उनके जो कुछ विधायक थे वो कांग्रेस से कहां चले गए, भाजपा में चले गए। तो फिर विधायक किसके ज्यादा हो गए, भाजपा के ज्यादा हो गए। तो फिर कौन आ गए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आ गए। ये होता है, मतलब कि जिस पार्टी का ज्यादा विधायक जीतेगा उस पार्टी का बनता है मुख्यमंत्री। जी होता है मुख्यमंत्री बनने की प्रोसेस। और प्रधानमंत्री बनने की प्रोसेस क्या होता है, हर राज्य में जो जिला होता है एक जिले का एक सांसद, तो पूरे देश भर के जितने भी राज्य हैं हर जिले में से एक सांसद निकल करके आता है और वो वोट डालता है, फिर प्रधानमंत्री बनता है। क्लियर। तो देखो निर्वाचन क्या होता है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में क्या है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली में देश के निर्वाचित प्रतिनिधि क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। सरकार कौन बनाते हैं, जो जिनको अपन जो वोट डालते हैं, जो नेता लोग चुन करके जाते हैं वो लोग क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। निर्वाचन के द्वारा नागरिकों की शासन में भागीदारी होती है। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। चुनाव के द्वारा नागरिक लोग कायम भागीदारी लेते हैं, शासन में भागीदारी लेते हैं, है ना। निर्वाचन के द्वारा एक निश्चित समय के लिए जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं। क्लियर। तुम विधायक को वोट डालोगे, तुम सांसद को वोट डालोगे और तुम तुम्हारे जनप्रतिनिधि का क्या करोगे, चुनाव करोगे। क्या करोगे, चुनाव करते हैं। और मताधिकार करा जाता है। भारत एक विशाल बहुराष्ट्रीय राष्ट्र है, यहाँ पर सभी लोगों को क्या है, वोट डालने का अधिकार है। फिर चुनाव होता है सार्वजनिक, है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई जाती है ना। हर व्यक्ति को वोट डालने का क्या है, यहाँ पर अधिकार है। वोट डाल करके सरकार चुनाई जाती है, चुनाव होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, निर्वाचन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, निर्वाचन कहते हैं। अब अंधेरा हो जाएगा इसके बाद, है ना।